अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 1 विच इज कंप्यूटर सिस्टम। आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कवर किया था। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वाटरफॉल मॉडल एंड अजाइल मॉडल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल के दरम्यान हमें डिफरेंस एक्सप्लेन करना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर है उनको डेवलप करने के लिए। अब वाटरफॉल मॉडल का जो फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या है? फॉलोज अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेप बाय स्टेप हो रही होती है, ठीक है, और ये फिक्स्ड ऑर्डर में होती है। अब यहाँ भी होता है कि जब आप एक फेज को फिनिश कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हो। एजाइल में क्या होता है? फॉलोज एन आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेसेस। मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो एक स्मॉल साइकिल में हो रही होती है, स्मॉल पार्ट्स में होती है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स में होती है। और स्मॉल पार्ट्स को हम लोग सेपरेटली बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं और उसको रिपीटेडली इम्प्रूव करते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है? ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज पे मूव करने से पहले हम लोग प्रीवियस फेज को कंप्लीट करते हैं। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो स्मॉल आइटरेशंस में हो रही होती है, मतलब स्मॉल पार्ट्स को हम लोग सेपरेटली सॉल्व करते हैं, इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब वाटरफॉल का जो थर्ड डिफरेंस है वो क्या है कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है वो फिक्स्ड होती है और हम लोग कस्टमर से स्टार्ट में ही जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में हम उनको चेंज नहीं करते। बाद में अगर हमें किसी भी रिक्वायरमेंट को चेंज करना हो तो वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम लोग एजाइल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज भी होती हैं और थ्रू आउट द प्रोजेक्ट इंप्रूव हो रही होती है। अब इसका जो फोर्थ डिफरेंस है वो क्या है कि जो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट होती है सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में वो बहुत कम होती है। मतलब बस रिक्वायरमेंट फेज में हम लोग कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उससे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में बहुत कम इंटरेक्शन होता है कस्टमर के साथ। लेकिन अगर हम लोग एजाइल की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर इन्वॉल्व होता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और हम लोग जो है वो स्टेप बाय हर स्टेप पे क्या करते हैं, जो कस्टमर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे हम लोग फीडबैक ले रहे होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है, जब हम लोग प्रॉपर पूरा कोड लिख लेते हैं, पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं ताकि हम देख सकें कि कोई इसमें एरर तो नहीं है। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे क्योंकि पार्ट्स में सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे होते हैं, आइट्रेशंस में बिल्ड कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक आइट्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो पहले हम उसको टेस्ट करेंगे, देखिए क्या वो जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं। वाटरफॉल मॉडल किसके लिए सूटेबल है होती है? जब रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, वेल डिफाइंड होती है, बाद में हमें पता हो कि कोई चांसेस नहीं है रिक्वायरमेंट्स को चेंज करने के। लेकिन एजाइल किसके लिए बेस्ट होता है कि जब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी टाइम चेंज हो रही होती है, तब हम लोग एजाइल मॉडल को यूज कर रहे होते हैं। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे जब पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं उसके बाद हम लोग कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं, उसके बाद डिलीवर करते हैं। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि जो क्योंकि आइट्रेशंस में इसको डिवाइड किया होता है, जैसे जैसे आइट्रेशंस कंप्लीट हो रही होती है वैसे वैसे हम लोग जो कस्टमर होता है उसको डिलीवर कर रहे होते हैं। अब हम लोगों ने ये बताना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है, अजाइल मॉडल या वाटरफॉल मॉडल। तो अजाइल मॉडल ज्यादा सूटेबल है, क्यों? क्योंकि अच्छा, उन्होंने पूछा इसलिए था कि मॉडर्न सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा सूटेबल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने बोला कि अजाइल मॉडल ज्यादा सूटेबल है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर हम लोग रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे होता है कि हम लोग कंटिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक ले रहे होते हैं, फ्रीक्वेंट बेसिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे होते हैं और स्टार्टिंग में ही हम लोग टेस्टिंग फेज को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे आइट्रेशंस कंप्लीट हो रही होती हैं, जैसे जैसे हम लोग पार्ट्स को बिल्ड कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के, वैसे वैसे हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इन फीचर्स की वजह से अजाइल ज्यादा फास्टर होता है, एफिशिएंट होता है और ज्यादा सूटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इन एसटीएलसी। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का क्या रोल है एसटीएलसी के अंदर और क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या हमें बेनिफिट्स देखने पड़ते हैं जब हम लोग रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फेज है उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। इसका जो फोकस होता है वो किसकी तरफ होता है? जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको गैदर करने की तरफ। जब हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको कलेक्ट कर लेते हैं, उनको गैदर कर लेते हैं, उसके बाद उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको लिख लेते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको हम लोग मैनेज कर रहे होते हैं। अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मेक श्योर करती हैं कि जो स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, नीड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया है। अब स्टेक होल्डर्स स्टूडेंट्स हो सकते हैं, फैकल्टी मेंबर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड यूजर, मतलब जिनके लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है। बेसिकली जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होती है वो फाउंडेशन होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। फाउंडेशन मतलब वही बेस होती है, वही बुनियाद होती है। अगर हम लोग गलत तरीके से रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हम लोग कलेक्ट कर लें, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स को हम लोग कलेक्ट कर लें, उनको गैदर कर लें, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा एट द एंड फेल हो जाएगा।
अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट बेनिफिट क्या है, इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर मीट स्टेक होल्डर नीड्स, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स या जो कस्टमर की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो बिल्ड होता है। इसके अलावा हम लोग जो है वो कंप्लीट और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ में ये हेल्प करता है। जो एरर्स आ रहे होते हैं, ये जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, हमें नहीं समझ आ रहा होता कि ये फीचर हमें ऐड करना है या नहीं करना, उसको जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको वो ख़त्म कर रहा होता है। इसके अलावा हम लोग बेटर वे में प्लानिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की वजह से। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं, जैसे जैसे हमें कस्टमर कहता है कि इसमें ये चेंजेस करनी है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे होते हैं, जिससे हमारा जो कस्टमर होता है वो सेटिस्फाई रहता है थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। लेकिन चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स में भी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट, मतलब जो हम लोग रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर से वो इनकम्प्लीट हो सकती है, इनकरेक्ट हो सकती हैं। यूजर नीड में चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट के दौरान बहुत दफा जो है वो यूजर कहते हैं या जो कस्टमर है वो कहते हैं कि इसको चेंजेस चाहिए, उसको यहाँ इस फीचर को चेंज करना है, इस फीचर को चेंज करना है, जिससे क्या होता है कि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। न्यू पॉलिसीज रेगुलेशंस और टेक्नोलॉजीज को हमें यूज करना पड़ सकता है जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं चीज़ों को। कंटिन्यूअस अपडेटिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब जो जो रिक्वायरमेंट हम लोग कस्टमर से ले रहे हैं और जो जो रिक्वायरमेंट्स चेंज कर रहे हैं कस्टमर, उसको हमें ट्रैक करना होता है, उसको हमें लिखना होता है, ताकि हमें पता हो किस स्टेप पे जाके कौन सी रिक्वायरमेंट चेंज हुई थी, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी चेंजेस कर लें। Next question is question number 6. Outline the various method of system deployment implementation mentioned in the text. Direct, parallel, phased, pilot. मतलब टोटल 4 हमारे पास डिप्लॉयमेंट मेथड्स हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जब एक दफ़ा हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर लिया उसके बाद हम लोग यूज़र को वो असाइन कर दें, यूज़र को हैंड ओवर कर दें, तब वो यूज़ करे। तो अब यहाँ पे ये है कि हम लोगों ने क्या करना है, रियल वर्ल्ड सिनेरियोज देने हैं जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट मेथड को हमें यूज़ करना है कि किस टाइम पे, किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में किस डिप्लॉयमेंट मेथड को हम लोग यूज कर सकते हैं, कौन सा डिप्लॉयमेंट मेथड ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है डिप्लॉयमेंट की। ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द एसडीएलसी द कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड, जो कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर होता है वो हम लोग डिलीवर कर देते हैं यूजर को ताकि वो उसको एक्चुअल में यूज कर सके। अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं कि जो पहले से ओल्ड सिस्टम यूज कर रहे होते हैं उसको वो चेंज कर देते हैं और न्यू सिस्टम को यूज करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये है कि वो कौन से मेथड को यूज कर सकते हैं ताकि वो ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस करें और जो न्यू वन है उसको वो यूज करें। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो ओल्ड सिस्टम होता है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस किया जाता है न्यू सिस्टम के साथ। मतलब पहले जो ऑर्गेनाइजेशन ओल्ड सिस्टम यूज कर रही थी अब वो ओल्ड सिस्टम यूज नहीं करेगी बल्कि अब न्यू सिस्टम को यूज करेगी। यहाँ पे क्या होता है कि एकदम चेंज आ जाता है, इमीडिएटली चेंज यहाँ पे अकर होता है और ओल्ड सिस्टम को अब फर्दर हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये एक सिंपल मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें रिस्क रिस्क ज्यादा होता है कि अगर किसी वजह से जो हमारा न्यू सिस्टम है वो ना चला, वो सही तरीके से रन ना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम तो ओल्ड वाले को भी रिप्लेस कर चुके हैं। इसका जो सूटेबल सिनेरियो है कि किस सिनेरियो में, किस सिचुएशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे एक स्मॉल कॉलेज है, वो क्या करता है, वो इमीडिएटली रिप्लेस कर देता है जो मैनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम होता है उसको किसके साथ चेंज करता है, कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन सिस्टम के साथ। कि पहले जो एग्जामिनेशन सिस्टम मैनुअल था उसको अब जो है वो कंप्यूटराइज्ड वाले के साथ चेंज करना है कि अब हम लोग जो है वो कंप्यूटराइज सिस्टम को यूज करेंगे। अब एक होता है पैरेलल मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग दोनों सिस्टम्स को एक साथ लेके चलते हैं, पैरेलल लेके चलते हैं, मतलब ओल्ड वाले को भी यूज कर रहे होते हैं और न्यू वाले को भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको भी यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे और दोनों की जो आउटपुट होगी, जो रिजल्ट होगा, उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या ओल्ड वाला ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है या न्यू वाला ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। जब हम लोग न्यू वाले के साथ से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, जब हम लोग ठीक तरीके से न्यू सिस्टम को यूज करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसको हम लोग जो है वो यूज करेंगे आगे फर्दर। अब इसका जो सूटेबल सिनेरियो है वो कौन सा है कि एक बैंक है जो कि दोनों सिस्टम्स को यूज कर रहा है, ओल्ड बैंकिंग सिस्टम को भी और न्यू बैंकिंग सिस्टम को भी, और एक साथ, और फिर दोनों की परफॉर्मेंस को चेक करता है कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट वन इज फेज मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो न्यू सिस्टम है उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है, स्टेजेस में, मॉड्यूल्स में या पार्ट्स में। मतलब पहले एक सॉफ्टवेयर का एक पार्ट जस्ट यूज किया जाता है, अगर वो ठीक तरीके से वर्क करे फिर हम लोग सेकेंड मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर हम लोग थर्ड मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं न्यू सिस्टम को। इससे क्या होता है, इसका रिस्क बहुत कम होता है और इजीली जो है हम लोग उसको अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इसका जो सूटेबल सिनेरियो है वो ये है कि जो एक यूनिवर्सिटी है जो कि सबसे पहले क्या करेगी, एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पहले इसको यूज करेंगे, अगर वो इससे सेटिस्फाई होंगे तो नेक्स्ट हम लोग
जो फीचर है या मॉड्यूल है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट हम लोग मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। लास्ट वन इज पायलट मेथड। पायलट में क्या होता है कि जो न्यू सिस्टम होता है जस्ट वो कुछ यूजर्स को असाइन किया जाता है कि वो उसको यूज करें। अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आता है टेस्ट करने के बाद तो फिर उसको यूज किया जाता है, फिर न्यू वाले को जो है वो फुल इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर जो है उनका नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, जिस ग्रुप ने इसको चेक किया होता है, तो फिर इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे कि यहाँ भी लिखा हुआ है इन द पायलट मेथड द न्यू सिस्टम इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स और वन डिपार्टमेंट। मतलब एक सब डिपार्टमेंट या कुछ यूजर्स को असाइन किया जाता है, फिर जब वो टेस्टिंग कर लेते हैं और उनकी तरफ से ठीक फीडबैक आता है तो फिर उसको पूरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसका रिस्क भी बहुत कम होता है। जैसे कि जो इसका सूटेबल सिनेरियो कि एक कॉलेज है, सबसे पहले उसमें एक जो डिपार्टमेंट है उसमें उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर उनकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक आता है तो फिर पूरे कॉलेज में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। Question number 7 is explain bus, tie and ring network topologies, give their advantages and disadvantages. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन केबल होती है जिससे इसी मेन केबल के थ्रू जितनी भी डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सिंगल मेन केबल। मतलब एक मेन केबल के थ्रू बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो कनेक्ट होती हैं। मतलब इसी मेन केबल के थ्रू ही डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये चीप होता है, ये सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट इसमें एक ही केबल को यूज किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसमें जो डाटा है वो फास्टली ट्रांसमिट भी हो जाता है अगर स्मॉल नेटवर्क हो। और इसको आप एक्सपैंड भी कर सकते हो, मतलब इसके अंदर और आप डिवाइसेस ऐड करना चाहो तो इसी मेन केबल के थ्रू आप डिवाइसेस को ऐड भी कर सकते हो। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस कहाँ पे आते हैं कि जो डिवाइसेस होती हैं, अब क्योंकि यहाँ पे एक ही केबल के साथ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं, एक ही बैंडविड्थ को यूज कर रही होती हैं, एक ही केबल को यूज करती हैं, जिसकी वजह से जो जब ज्यादा ट्रैफिक आती है, हैवी ट्रैफिक आती है, नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा होती हैं, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है। और अगर मेन केबल ही फेल हो जाए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, तो फिर क्या होगा कि जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो भी फेल हो जाएगा। देखिए स्टार टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये होता है कि एक सेंटर में एक हब या स्विच डिवाइस होती है जिसके थ्रू बाकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल हब और स्विच। मतलब जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इसी हब के साथ या इसी स्विच के साथ कनेक्ट होती हैं, और जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो इसी हब और स्विच डिवाइस के थ्रू हो रही होती है। इसको भी आप इजीली इंस्टॉल और मैनेज कर सकते हो। ये रिलायबल ज्यादा होता है। मतलब रिलायबल का मतलब ये है कि अगर एक डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे पूरे नेटवर्क के अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा, उससे बाकी जो पूरा नेटवर्क है वो अफेक्ट नहीं होगा। इसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हर डिवाइस के लिए एक जो कम्युनिकेशन लिंक है वो एक डेडिकेट कर दिया जाता है कि अब जैसे इस डिवाइस से डाटा ट्रांसफर करना है तो इस ये डिवाइस जस्ट इस पाथ को यूज़ करते हुए डाटा को ट्रांसफर करेगा, इस पाथ को कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये है कि जो इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ केबल्स इंक्रीज हो जाती हैं और इसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है जो कि एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा इसमें जो हब और स्विच अगर फेल हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसकी वर्किंग डाउन हो जाती है। देन आते हैं रिंग टोपोलॉजी में। रिंग में क्या होता है कि इस तरह से एक रिंग बना होता है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हुई होती हैं इस रिंग के अंदर। रिंग टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सर्कुलर लूप, कि एक सर्कुलर लूप में जो है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अब हर डिवाइस जो है वो अपनी नेबर वाली डिवाइस के साथ कनेक्ट होती है और डाटा इसी तरह से ट्रांसफर हो रहा होता है, एक लूप में ट्रांसफर होता है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये हाई रिलायबल होता है, मतलब जब डुअल लिंक होते हैं, डुअल लिंक मतलब जब डबल लिंक्स आते हैं तो ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं कि अगर एक लिंक के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो दूसरे लिंक के थ्रू हम लोग डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इजीली हम लोग डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेजेस हैं वो है लिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब जब ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो नेटवर्क आपका स्लो हो जाता है। अगर रिंग जो हम लोग रिंग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अगर वो टूट जाता है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसकी वर्किंग डाउन हो जाती है। और यहाँ पे ट्रबल शूटिंग बहुत मुश्किल होती है। ट्रबल शूटिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो फॉल्ट होता है उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इलेबोरेट ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अब सबसे पहले हमें ये बताना है कि स्केलेबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, और स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी किस तरह से क्लाउड की जो सर्विसेज हैं उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। स्केलेबिलिटी और रिलायबिलिटी बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, जो कि क्लाउड सर्विसेज को ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा डिपेंडेबल बनाते हैं। अब स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब वर्कलोड इंक्रीज हो जाए तो जो हमारा सिस्टम है क्लाउड सिस्टम वो उस वर्कलोड को हैंडल कर ले और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट ना आए। मतलब जैसे एक वेबसाइट है, उसको 500 यूजर्स जो है वो विजिट करते हैं एक टाइम पे, लेकिन
ऐसा हो कि फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के बाद 10,000 लोग इस वेबसाइट को विजिट करें, तो इससे क्या होगा, वर्कलोड इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्लाउड क्या करेगा, इस वर्कलोड को भी हैंडल कर लेगा। कैसे? वो और ज़्यादा जो सर्वर्स हैं उसको ऐड कर लेगा, या जो ऑलरेडी सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको वो अपग्रेड कर लेगा, उसको ज़्यादा बेहतर कर लेगा, ताकि जो वर्कलोड है उसको हैंडल किया जा सके। अब हम इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि जब ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स आ जाते हैं या जब ज़्यादा नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आ जाती हैं तो वो उसको भी हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, डाउन टाइम को कम कर रहा होता है, और जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होती है वैसे वैसे क्लाउड की सर्विसेज भी ग्रो कर रही होती हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे दी है कि एक ऑनलाइन शॉपिंग सेल वेबसाइट है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जब सेल होती है तो उस टाइम पे जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर या ज़्यादा कस्टमर्स जो है वो विजिट कर रहे होते हैं, जिससे वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो वो क्या करते हैं, क्लाउड क्या करते हैं कि और ज़्यादा सर्वर उसके साथ ऐड करता है ताकि वो उस वर्कलोड को हैंडल कर सके। अब इसके बाद रिलायबिलिटी आ जाता है। रिलायबिलिटी भी एक क्लाउड सर्विसेज की एबिलिटी होती है जो कि हमेशा अवेलेबल रहती है। मतलब अगर एक पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो इससे बाकी पार्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये होता है रिलायबिलिटी। मतलब इसमें डाउन टाइम बहुत कम होता है। मतलब इसमें ये होता है कि क्लाउड की सर्विसेज बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि अवेलेबल ना हो, हमेशा अवेलेबल होती हैं। और इसमें रिडंडेंसी का एक फीचर होता है। ये रिडंडेंसी के थ्रू ये चीज़ अवेलेबल आपको आप अचीव कर सकते हैं। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि आपके पास मल्टीपल पास होते हैं, मल्टीपल रास्ते होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं जिनके थ्रू आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब ये फॉल्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। और डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये होता है कि अगर कोई डिजास्टर आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सारा डेटा लॉस हो गया, तो आप इजीली उसको रिकवर भी कर सकते हो। यहाँ पे भी इसका ऑप्शन होता है। अब कंट्रीब्यूट कैसे किया जाता है क्लाउड सर्विसेज के अंदर? इसमें ये होता है कि डाउन टाइम बहुत कम आता है और जितनी भी सर्विसेज होती है वो हमेशा अवेलेबल रहती हैं। इसमें आपका डाटा लॉस नहीं होता। इसके अलावा कोई भी अगर आपने फीचर एक्सेस करना है, अपने डाटा को एक्सेस करना है जो आपने क्लाउड के ऊपर स्टोर किया है, वो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। बेशक इसके अंदर कोई फेलियर आ भी गया, कोई प्रॉब्लम आ भी गई क्लाउड के अंदर, फिर भी आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर जो है वो कोई फेलियर आ गया था तो जितनी भी सर्विसेज है आप उनको रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है, उनको रिकवर कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपको ये चीज़ फेस नहीं करनी पड़ेगी कि जो डाटा आपने क्लाउड के ऊपर स्टोर करवाया है, सर्वर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गया था तो आपका जितना भी डाटा है वो लॉस हो गया। ये सब कुछ आपको फेस नहीं करना पड़ता। आगे इन्होंने एक एग्जांपल दे दी कि जैसे कि बैंक है, वो क्या करते हैं, जो कस्टमर का डाटा होता है उसको स्टोर्स कर लेते हैं किसके ऊपर, जो मल्टीपल क्लाउड डाटा सेंटर्स होते हैं। क्लाउड डाटा सेंटर्स मतलब जिसके अंदर मल्टीपल सर्वर्स पड़े होते हैं, और सर्वर्स का क्या काम होता है, वो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। अगर एक डाटा सेंटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो ऑटोमेटिकली वो डाटा सेंटर क्या करता है, दूसरे डाटा सेंटर को जो डाटा है वो ट्रांसफर कर देता है ताकि डाटा के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें जस्ट एक ही की को यूज किया जाता है इंक्रिप्शन पर्पस के लिए भी और डिक्रिप्शन पर्पस के लिए भी। एसिमेट्रिक में क्या होता है, यहाँ पे टू कीज यूज की जाती हैं, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। पब्लिक की हम लोग इंक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं, प्राइवेट की हम लोग डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे एक ही की होती है क्योंकि, तो इसलिए सेंडर के पास भी वही की होती है और रिसीवर के पास भी वही की होती है। लेकिन एसिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता। सेंडर के पास प्राइवेट की होती है और रिसीवर के पास पब्लिक की, सॉरी, जो हमारे पास यहाँ पे जो पब्लिक की होती है वो सेंडर के पास होती है और रिसीवर के पास प्राइवेट की होती है। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन किस सिनेरियो के लिए बेस्ट है, जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है तो उसके लिए हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को यूज करते हैं। और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन जब हमारे पास डाटा स्मॉल अमाउंट में होता है और यहाँ पे जो, मतलब यहाँ पे आप ये कह सकते हो ये ज्यादा सिक्योर होता है। जब हमें चीजें ज्यादा सिक्योर करनी होती हैं तब हम इसको यूज कर रहे होते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि जो की को हम लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं उसके लिए हमें एक सिक्योर चैनल चाहिए होता है, एक सिक्योर वे चाहिए होता है जिसके थ्रू हमें की को ट्रांसफर करना होता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कीज होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की, तो पब्लिक की इजीली हम लोग किसी भी इनसिक्योर चैनल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर हम लोग सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करें तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है, ये लेस कंप्यूटेशनली कम्प्लेक्स होता है। जबकि हम लोग एसिमेट्रिक की बात करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा होता है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ज़्यादा फास्टर होता है, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एसिमेट्रिक स्लोअर होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स होती हैं। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को कब यूज़ किया जाता है, जब स्पीड और परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हो। लेकिन एसिमेट्रिक को कब यूज़ किया जाता है, जब सिक्योर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, जब डिजिटल सिग्नेचर्स को यूज़ करना होता है, जब सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ करना होता है, क्योंकि एसिमेट्रिक ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। Last is, imagine you are responsible for cybersecurity of a large organization. Describe a comprehensive cybersecurity strategy that includes multiple layers of a defense against various threats. For example, आप responsible हैं cybersecurity के लिए,
ठीक है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो है वो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जितना भी डाटा है उसको सिक्योर करना है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइबर सिक्योरिटी की वो आपकी है। तो आप कौन कौन सी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज को यूज करोगे ताकि आप डेटा को, सिस्टम्स को, नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, अब आगे उसके मेथड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कि आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज करोगे जिसके अंदर लेटर्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे। इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे आप उसको डेली बेसिस पे अपडेट करोगे ताकि जो भी सिक्योरिटीज हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, उसको फिक्स किया जा सके। इसके अलावा आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मेथड अप्लाई करोगे ताकि जो जो सिक्योरिटी लेवल है उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, उसको और ज़्यादा इन्हांस किया जाए। इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर लग जाती है जिससे आपके अकाउंट ज़्यादा सिक्योर हो जाते हैं। इसके अलावा जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उनको ट्रेन करते हो ताकि उनको समझ आ जाए कि फिशिंग ईमेल्स कौन सी होती हैं, ऑनलाइन स्कैम क्या होता है, ताकि वो उससे बच सकें। इसके अलावा आप फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करोगे। फायरवॉल से क्या होता है कि जितनी भी अनऑथोराइज नेटवर्क एक्सेस होती है वो उसको ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा आप अपने सिस्टम्स के अंदर एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे, उनको इंस्टॉल करोगे जो कि थ्रेट्स वगैरह को डिटेक्ट कर रहा होता है, इसको रिमूव करता है। फिर जितना भी सेंसिटिव डाटा है आप उसको इनक्रिप्ट कर देते हो ताकि जो ऑथोराइज यूजर्स हैं जस्ट वही उसको एक्सेस कर सकें। और रेगुलर बेसिस पे आप जो अपने डाटा का बैकअप रखोगे। बैकअप क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपका डाटा लॉस हो गया, डिलीट हो गया है, तो आपके पास बैकअप होगा तो आप वापस उसको रिकवर कर सकोगे अपने डाटा को। क्रिप्टोग्राफी को आप यूज करोगे, मतलब आप अपनी कम्युनिकेशन को, डाटा इंटीग्रिटी को सिक्योर करोगे। इसके अलावा जो रेगुलर सिक्योरिटी है, अवेयरनेस ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको कंडक्ट करोगे ताकि आप एम्प्लॉयज़ को बता सको कि किस तरह से जो है वो आप साइबर थ्रेट से अवेयर हो सकते हो। और आगे इसकी कंक्लूजन है कि आप इन सिक्योरिटी मेजर्स को यूज़ करोगे ताकि जितने भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्क्स हैं, यूजर्स हैं, वो सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें किससे, साइबर थ्रेट से। ओके, यहाँ पे ये एंड हो गया है। नेक्स्ट इसकी कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं फुल चैप्टर के। अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो ये एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फुल मेरे पास नोट्स है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस में भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।